नमस्कार, इन्वायरमेंट दिस वीक प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं कि इस सप्ताह की पर्यावरण खंड की वो महत्वपूर्ण 3 खबरें कौन सी हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि सप्ताह भर की जो पर्यावरण खंड की महत्वपूर्ण खबरें हैं उसमें से 3 खबरों को हम लेकर आपके सामने आते हैं। तो चलिए देखते हैं उन 3 खबरों के माध्यम से वो कौन से 3 पोर्शन है जो आपके परीक्षा उपयोगी है और हम इस बार आपके लिए लेकर आए। देखिए, पहली खबर जो हमारी है वो है कैरिबियन कोरल से। इससे रिलेटेड खबर है, देखेंगे क्या है और इससे संबंधित मूलभूत चीजों को। दूसरी खबर हमारी है गोवा में टाइगर रिजर्व को लेकर एक बात चल रही है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि गोवा में टाइगर रिजर्व जो है वो चरणबद्ध तरीके से उसका निर्माण किया जाना चाहिए। तो दूसरी खबर इसके आलोक में है। और तीसरा है साइट्स के 50 वर्ष को सेलिब्रेट किया गया है। कहां पर किया गया है? तो इन सारी पक्षों को, इन सारी खबरों को हम समझेंगे, इसमें क्या क्या आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। पहली खबर हमारी क्या है? कैरेबियन कोरल से संबंधित। देखिए, कैरेबियन कोरल से संबंधित जो पहली खबर है उसमें यह है कि कैरेबियन क्षेत्र में जो कोरल रीफ होती है उसमें जो जो हार्ड कोर होता है, जो हार्ड कोरल होता है, उसमें यह कहा गया है कि 1980 की तुलना में, यानी कि 1980 में इसकी जितनी मात्रा थी, वर्तमान समय में उसकी मात्रा 48% कम हो गई है। यानी कि नियर अबाउट ये 50% के आसपास है। यानी कि ये कितनी हो गई है? आधी हो गई है। तो 1980 से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो ये मात्रा का आधा होना ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि यहां पर इस क्षेत्र में जो तापीय दबाव है ये बहुत ज्यादा है। अब देखिए, तापीय दबाव का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का बढ़ना, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर को लेके जो प्रवाल होते हैं वो क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो प्रवाल, आप जानते हैं कि प्रवाल बेसिकली क्या होता है? आनुवांशिक रूप से समान जीवों का एक समूह होता है जिसको पॉलिप कहते हैं। और पॉलिप के ऊतकों में एक सूक्ष्म जीव रहता है, सूक्ष्म शैवाल रहती है बेसिकली, उसको कहते हैं जुक्सन थैली। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है। तो प्रवाल और शैवाल के बीच में, प्रवाल और शैवाल के बीच में क्या होता है? एक सहजीवी संबंध होता है। किस प्रकार का संबंध होता है? सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध का मतलब क्या हुआ? यानी कि प्रवाल से कुछ लाभ शैवाल को होंगे और शैवाल से कुछ लाभ प्रवाल को होंगे। अब देखिए, इसमें क्या क्या लाभ होता है। तो जो शैवाल होता है वो प्रकाश संश्लेषण करेगा और प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और इसी कार्बोहाइड्रेट से, शैवाल के द्वारा बनाए गए कार्बोहाइड्रेट से लाभान्वित होता है प्रवाल। प्रवाल आप जानते हैं कि जो CaCO3 का अपने चारों ओर एक आवरण बनाता है, कंकाल बनाता है, उसके निर्माण में इसी कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं सहजीवी संबंध के आधार पर। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इन दोनों का जो साथ होता है वो साथ अलग हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो माइक्रो एल्गी होंगी, जो शैवाल होंगी, वो क्या करेंगी? वो प्रवाल से अलग हो जाती है। और इसको, चूंकि इनको जो रंग भी मिलता है पॉलिप्स में, अगर आप देखेंगे तो प्रवाल को शैवाल के कारण ही जुक्सन थैला जो होता है, माइक्रो एल्गी होती है, उसी के कारण रंग भी मिलता है। और जब ये उससे अलग हो जाते हैं तो इनका रंग भी, ये रंगहीन होने लगते हैं। यानी कि इनका कोरल ब्लीचिंग की घटना इसी को कहते हैं, ये इनका रंग उड़ने लगता है। अब देखिए, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तो समुद्रों का वर्षावन भी इनको कहा जाता है। इनके कई लाभ होते हैं। तो कोरल घटने से क्या होगा? अगर कोरल घटेंगे, इस रिपोर्ट में क्या क्या प्रमुख बातें कही गई है। ये कहा गया कि इस कोरल में, हार्ड कोरल में 48% की गिरावट तो आई ही है। अब इस गिरावट के दुष्परिणाम क्या होंगे? अब मैक्सिको में गोताखोर जो है वो अंदर गए और उन्होंने रिपोर्ट दी। उन्होंने देखा कि यहाँ पर इस तरह की बहुत घटना देखने को मिली है। तो ये भी अंदेशा है कि कुछ नुकसान तो तूफानों की वजह से भी हुआ है। अब कोरल घटने से क्या होगा? कोरल अगर घटेंगे तो उस जगह पर वो खाली जगह होगी, और खाली जगह जो होगी वहां पर माइक्रो एल्गी जो होगी वो तेजी से फैलने लगती है, क्योंकि माइक्रो एल्गी को मछलियां खाती हैं। अगर वो मछलियां मछली पकड़ने की वजह से प्रभावित हो रही, उनकी संख्या थोड़ी भी प्रभावित हो रही, तो बैलेंस बहुत जल्दी गड़बड़ होगा। और ऐसी दशा में क्या होगा? जो माइक्रो एल्गी होगी उसका तेजी से विस्तार हो जाएगा। और जब माइक्रो एल्गी की मोटी दीवार ज्यादा ये संख्या में हो जाएंगी तो वहां का जो, वहां की जो जैव विविधता होती है, बेसिकली ये अपनी जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, तो वो जैव विविधता प्रभावित होगी। तो ताप बढ़ने की वजह से इनमें जो कोरल ब्लीचिंग की घटना हुई है, इनडायरेक्टली अगर आप देखें, प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, तो वहां पर जाके क्या, किसको प्रभावित करेगा? तो वो जैव विविधता को प्रभावित करेगा, क्योंकि जैव विविधता को प्रभावित करने का कारण ही है कि दोनों के बीच का सहजीवी संबंध प्रभावित हुआ है। अब आधी इनकी संख्या हो गई है, फिलहाल रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है। तो देखिए, अध्ययन के निष्कर्ष में यही है कि इनकी 1980 की तुलना में संख्या आधी हो गई है। अब यहां पर बात करते हैं कि प्रवाल के क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, प्रवाल का सबसे बड़ा लाभ जो है वो बायोडायवर्सिटी को लेकर ही है, क्योंकि प्रवाल जहां पर होते हैं वहां पर
यद्यपि पूरे महासागरों में अगर आप देखें तो इनका प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन जैव विविधता के लिहाज से लगभग एक चौथाई ये अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात है। अब 10 लाख से अधिक विविध जलीय प्रजातियों का ये घर है। विशेष तौर पर जो मछलियां होती हैं, मछलियों के आवास के रूप में, मछलियां ढेर सारी इन प्रवालों के जो हार्ड प्रवाल होते हैं उनके कंकालों में रहती हैं, मछलियों के आवास के रूप में ये काम करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रति वर्ष इनसे आय जो होती है वो भी महत्वपूर्ण है, इनका आर्थिक लाभ भी है। कैसे आर्थिक लाभ है? तो देखिए पूरे वैश्विक रूप से ये आंकड़ा बता रहा है कि प्रति वर्ष 2.7 ट्रिलियन डॉलर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं प्रवालों के माध्यम से आता है। वो चाहे इनके टूरिज्म से हो, वो चाहे इनके आर्थिक रूप से डायरेक्ट जुड़ा हो। सभी वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र सेवा मूल्यों का 2.2% जो योगदान दे रहा है वो प्रवाल दे रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसमें पर्यटन और भोजन शामिल है। इसके अलावा इनका एक इंपॉर्टेंट रोल और होता है कि तटीय संरक्षण का भी ये काम करते हैं, तटों की सुरक्षा का काम करते हैं। जो लहरें होती हैं उन लहरों की जो तीव्रता होती है उस तीव्रता को न्यूट्रलाइज करने का भी काम करती है। तो तटीय संरक्षण में इनकी अहम भूमिका होती है। इसके अलावा चिकित्सा में बहुत सारे ऐसे जो हम कह सकते हैं कि खतरनाक जो बीमारियां हैं उनके उपचार की क्षमता यहां पर होती है। उनके उपचार का जिसके माध्यम से होगा वैसे जीव जंतुओं के ये घर के रूप में काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेडिसिन के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण रोल है। तो इन प्रवालों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यानी कि 1980 से अब तक अगर 48% तापीय दबाव के कारण कम हुआ है, वो भी एक चीज बताया गया है इसमें कि केवल एक वर्ष में, यानी कि 2023-24 का आंकड़ा कहा गया है कि 2023 और 24 में ही केवल एक वर्ष में 16.9% कोरल यहाँ पर कवर जो है वो कम हुआ है। तो एक वर्ष में अगर इतना कम हो रहा है तो इसका मतलब कि इसकी दर समय के साथ बढ़ रही है। और मैक्सिको यानी कि जो यहाँ का क्षेत्र है वहां पर गोताखोरों ने इस बात की पुष्टि भी की है। तो ये एक चिंताजनक बात है, इसको ठीक करने की जरूरत है। अगली हमारी खबर है गोवा में टाइगर रिजर्व अनुशंसा। गोवा में टाइगर रिजर्व की अनुशंसा को लेकर बात हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक समिति है, उस समिति ने गोवा टाइगर रिजर्व में चरणबद्ध तरीके से गोवा टाइगर रिजर्व निर्माण की बात कही है। दरअसल ये कहा गया है कि यहाँ पर जो पहला चरण होगा उसमें 468.7 वर्ग किलोमीटर में पहले निर्माण किया जाएगा। उसके बाद फिर अगले चरण की बात यहाँ पर की जा रही है। 7 नहीं 6 है, 468.6 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। अब हुआ यह था कि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा था कि 5 संरक्षित क्षेत्रों को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर गोवा सरकार ने इस निर्णय को चुनौती दी थी, हाईकोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दी थी कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा। फिर ये मामला धीरे धीरे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने फिलहाल ये कहा कि गोवा टाइगर रिजर्व में चरणबद्ध तरीके से निर्माण की योजना बनाए जाने की जरूरत है। तो इस अनुशंसा के आलोक में ही अब आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो समिति है वो टाइगर रिजर्व बनाने की बात कर रही है, तो टाइगर रिजर्व आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए भारत में अगर टाइगर की बात करें, बाघ की बात करें, तो पूरे विश्व का 80% लगभग जो बाघ है उसका आवास कहां पर है? हमारे भारत में। तो इसका मतलब कि भारत के लिए जो टाइगर है वो तो पहले से ही इंपॉर्टेंट है। अब भारत में टाइगर रिजर्व की शुरुआत कैसे होती है इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए विश्व की 80% आबादी को हम समेटे हुए हैं भारतवर्ष में। यहाँ पर अगर उनकी आबादी की बात करें और हर 4 साल में आप जानते हैं कि टाइगर की क्या होती है? गणना होती है। 4 वर्ष में इसकी गणना होती है। अभी लेटेस्ट जो गणना हुई है टाइगर की कब हुई है? वर्ष 2022 में हुई है। अगली गणना कब होगी इस अकॉर्डिंग? तो 26 में होगी। अब इस गणना में ये देखा गया कि 2018 की तुलना में लगभग 2967 जो बाघ थे उनकी तुलना में हमने वृद्धि की, 3682 लगभग बाघ यहाँ पर 2022 की गणना में प्राप्त हुए, जिसमें कि मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है, 785 बाघ वहां पर है, कर्नाटक में 563 दूसरे नंबर पर और उत्तराखंड में 560 तीसरे नंबर पर। लेकिन बात यहाँ हो रही है, ये जो भी संख्या आपको उत्साहित दिखाई दे रही है, जो हम विश्व में 80% बाघों को अपने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? संरक्षित तरीके से रखे हुए हैं। इसके लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट जिम्मेदार है। तो देखिए प्रोजेक्ट कौन सा जिम्मेदार है? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमारे यहाँ हुई थी 1973 में। इसका लक्ष्य ही था कि जो टाइगर यानी कि जो बाघ है उनको वन्यजीव संरक्षण की एक पहल के तौर पर इस योजना को शुरू किया गया कि इनको समर्पित करते हुए इस योजना को लाया गया। यानी कि टाइगर को ही पूरी तरह से डेडिकेटेड ये प्लानिंग थी, ये प्रोजेक्ट था। और इसमें टाइगर रिजर्व बनाने की बात कही गई कि टाइगर रिजर्व बनाया जाए ताकि बाघों की जो आबादी है उनको उन्हीं के अनुसार जो प्राकृतिक आवास है उसी प्राकृतिक आवास में जीवित रखा भी जाए और संरक्षित भी किया जाए और उनको ऐसी व्यवस्था दी जाए कि आगे भी ये रहे। यद्यपि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मात्र
9,115 वर्ग किलोमीटर का एरिया था और केवल 9 अभयारण्यों से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अब आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी हो गई है और लेटेस्ट कौन सा है। अब देखिए, ये इसकी शुरुआत हुई थी तब की ये हालत है, लेकिन इसमें ये कहा गया प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही कि जो बाघ अभयारण्य अधिसूचित करने की बात है वो कौन अधिसूचित कर सकता है। तो पहले तो जिस अधिनियम की बात की गई, ये कहा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के अनुसार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण सलाह अगर देता है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, आप जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(1) के अनुसार ये स्थापित किया गया था। 38(1) के अनुसार इसको स्थापित किया गया था। तो ये कैसा निकाय है? तो एक सांविधिक निकाय है। अब यही निकाय अगर क्या करेगा? सलाह देगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अगर सलाह देता है तो इस संवैधानिक निकाय की सलाह पर, जो किसके अंतर्गत होगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(b) के प्रावधानों के अनुसार, तो राज्य सरकार को यह अधिकार है कि किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार क्या कर सकती है? बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित कर सकती है। तो बाघ अभयारण्यों का गठन किस प्रणाली पर होता है? तो आप जानते हैं कि कोर एरिया एक बनाया जाता है। कोर एरिया यानी कि उसका मुख्य एरिया जहां पर कोई भी बाहरी गतिविधि निषिद्ध होती है और कानूनन उसको अधिकार दिया गया होता है, वहां पर अगर ऐसा कोई करता है तो उसको दंडित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य का जो कानूनी दर्जा प्राप्त एकदम सेंटर का एरिया होता है, कोर एरिया होता है, जहां वन्य जीव का कोर हम कह सकते हैं आवास होता है, वहां किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाती है। और साथ में एक बफर या परिधि क्षेत्र होता है जिसमें कि वन और वन भूमि का जो आसपास का मिश्रण होता है, तो वन और गैर वन भूमि का मिश्रण वाला ये एरिया परिधीय क्षेत्र होता है। तो बहुआयामी उपयोग के क्षेत्र के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। तो यहां पर इसके माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि बाघ अभयारण्य अधिसूचित कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार कर सकती है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर कर सकती है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) के प्रावधानों के अनुसार कर सकती है, और बाघ अभयारण्यों का गठन कोर ऑफ बफर रणनीति के आधार पर किया जाता है। आप ये भी जानते होंगे कि 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में ये घोषणा की गई थी और उसी के बाद से मनाया जा रहा है। चलिए आपको बता दें, 58 बाघ रिजर्व, अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो वर्तमान में लेटेस्ट कौन सा है? चलिए आप बताइए। चलिए वो भी बताते हैं। माधव है। अब ये कहां पर है, ये आप कमेंट करके बताइए। तो ये अगला हमारा जो टॉपिक है वो है साइट्स के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो इस विषय पर हम बात करते हैं। देखिए, साइट्स ने 50 साल अपने पूरे कर लिए हैं, तो इस पर हमारी चर्चा है। अब ये 50 वर्ष जो पूरे किए हैं, ये कहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है COP20 में। और COP20 इस बार कहां हो रहा है? तो हो रहा है आपके उज्बेकिस्तान में, और उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? समरकंद में। तो ये पहला ऐसा मौका है कि सेंट्रल एशिया में इसका आयोजन हो रहा है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं साइट्स की। तो साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय जो प्रजातियां होती हैं, जो इंडेंजर्ड प्रजातियां होती हैं, उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक प्रकार का ये सम्मेलन है, एक प्रकार की ये बहुपक्षीय संधि है, जो कि कानूनी रूप से क्या है? बाध्यकारी है। तो सबसे पहले याद रखेंगे क्या है? तो बहुपक्षीय यानी कि जिसमें कई पक्ष हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो 185 है। बहुपक्षीय क्या है? संधि है। और इसका नेचर क्या है? तो इसका नेचर है कि ये कानूनी रूप से क्या है? बाध्यकारी है। तो कानूनी रूप से बाध्यकारी का मतलब ये हुआ कि इसकी बातें कानूनन मानना एक बाउंडेशन के तौर पर है, यानी कानूनी रूप से इसकी बातें बाध्य है। अब इसके माध्यम से जो जंगली जानवर हैं, जो पौधे हैं, उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रेगुलेट किया जाता है, यानी कि जो भी ऐसे जीव, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, ताकि अगर कोई इंडेंजर्ड है, पहले से अगर संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत है, तो उसका ऐसा ना हो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने से वो पूरी तरह से ही समाप्त हो जाए। अब इसकी परिकल्पना की थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी परिकल्पना कब की गई थी? तो 1963 में, 1963 में सबसे पहले इसकी परिकल्पना की गई थी। 1963 में किसके द्वारा? तो आईयूसीएन के द्वारा। आईयूसीएन के द्वारा सबसे पहले इसको परिकल्पित किया गया, यानी कि साइट्स जैसी कोई चीज बनाई जानी चाहिए। और उसके बाद ये कार्य रूप में परिणत हुआ 1973 में। 73 में वॉशिंगटन डीसी में
क्या हुआ कि इसको अंतिम रूप दिया गया, इस कानूनी मसौदे को अंतिम रूप से तैयार किया गया और 1 जुलाई 1975 को 1975 को 1 जुलाई 1975 को क्या किया गया, इसको लागू कर दिया गया। अब इसमें 185 वर्तमान में पक्ष, दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण समझौते में से एक इसको माना जाता है और इसमें अलग अलग 3 परिशिष्ट बनाए गए हैं। खतरे के आधार पर जो परिशिष्ट 1 में होगा, यानी कि 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, कैटेगरी बनाई गई है। जो परिशिष्ट 1 में होगा उस पर सबसे ज्यादा संकट है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, सबसे ज्यादा पाबंदियां उस पर हैं। इसी तरह से 2 और 3 भी है। अब COP20 की बात कर ले तो 2-3 साल में आयोजित होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और इसमें COP20 में क्या किया जाता है, तो निर्णय लेने वाला इस विषय में कि निर्णय लिया जाए कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस तरह से विनियमित किया जाए, उनके संबंध में क्या कदम उठाए जाए। तो उसी संबंध में निर्णय लेने वाला एक शिखर सम्मेलन है। वैश्विक वन्य जीव व्यापार नीति को आकार भी देता है और कहां पर हुआ, उज्बेकिस्तान द्वारा आयोजित हुआ और मध्य एशिया में पहला सा सम्मेलन है, इसलिए आपके लिए COP20 इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद भी रखना है। अब देखिए इसके परिणाम क्या हुए, एक नजर उस पर भी डालने। तो COP20 में इस बार कुछ प्रजातियों को शामिल भी किया गया। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 77 जो है वो नई प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया और इसके अलावा कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो कि पहले से संकटग्रस्त स्थिति में थी, लेकिन अब उनकी स्थिति बेहतर हुई तो उनको उस परिशिष्ट से निकाला भी गया। तो एक नजर डालते हैं। देखिए शार्क और रे, अगर यहां बात करें तो महासागरीय व्हाइट टिप, वेल शार्क, सभी मंटा और डेविल रे को परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया। इसी तरह से गैलापागोस स्थलीय इग्वाना, इसकी 3 प्रजातियां और समुद्री इग्वाना परिशिष्ट 1 में इसको भी शामिल किया गया। होम के हिंज बैक कछुए हैं एक प्रकार के, इसको परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया। अब कुछ ऐसी भी थी जिसमें सफलता मिली जिनके संरक्षण में, उनको बाहर किया गया। जैसे साइगा मृग है, कजाकिस्तान की है, इसको परिशिष्ट 2 से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसी तरह से गुआडालूप फर सील, ये मैक्सिको की, इसको परिशिष्ट 1 से हटा दिया गया और परिशिष्ट 2 में इसको शामिल कर दिया गया। तो परिशिष्ट 1 से हटा के परिशिष्ट 2 में शामिल करने का मतलब ही हुआ कि पहले इस पर ज्यादा खतरा था, अब थोड़ी स्थिति इसकी बेहतर हुई तो परिशिष्ट 2 में। और साइगा मृग की बात करें तो इसको परिशिष्ट 2 से हटा ही दिया गया, इसका मतलब कि स्थिति और बेहतर इसकी हो गई है। अब चलिए एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है, वो आपको देते हैं। दरअसल दृष्टि आईएएस अब आपके शहर रांची में भी खुल गया है। तो अगर आप जेपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे रांची सेंटर से भी लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण कोर्स, जिस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात क्या है, इसकी कीमत, यानी कि केवल 24,999 रुपए में आपको इस कोर्स की ढेर सारी विशेषताएं मिलने वाली है। स्टूडियो फाउंडेशन का मतलब कि आपकी जीएस की जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की संपूर्ण तैयारी है वो होगी केवल 24,999 रुपए में। इतने ही आपको इसी फीस में मिलने वाली क्या क्या सुविधाएं हैं, तो देखिए 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं स्टूडियो से लाइव मिलेंगी, 18 माह के कोर्स की वैलिडिटी मिलेगी, उसको बढ़ाने का विकल्प भी है। लेक्चर के दौरान बोर्ड पर जो चीजें भी लिखी जाती है उसको पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध भी कराया जाएगा। साथ ही साथ क्लास के दौरान लाइव चैट की सुविधा है। इसके अलावा 18 क्लास टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस के आपको मिलेंगे, प्रिंटेड क्लास नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है उसके लिए तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, क्योंकि 2 वर्ष का आपको करंट अफेयर्स का जो क्लास का जो एक्सेस है वो दिया जा रहा है और साथ साथ उसकी मासिक पीडीएफ संग्रह भी आपको प्रदान की जाएगी। इसमें एडमिशन प्रारंभ है, बैच की शुरुआत हो चुकी है। विस्तार से कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8750187501, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स को परचेस करने के लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक से भी इस कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि हमारी 26 वर्षों की अनुभवों पर आधारित टीम ने इसके सारे कंटेंट को तैयार किया है, तो आपको कंटेंट के लेवल पर भी एक हाई क्लास कंटेंट मिलेगा। तो चलिए अब अंत में बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह होगी आपके ऊपर। तो पहला अभ्यास प्रश्न है आपके लिए कि 2023-24 में कैरेबियन रीफ में एक वर्ष में कोरल कवर कितना घटा। विकल्प आपके सामने है, 2%, 5%, 10% या 16.9%। दूसरा प्रश्न आपके लिए है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कितने टाइगर रिजर्व से हुई थी। विकल्प ए 5, विकल्प बी 9, विकल्प सी 12 या विकल्प डी 15। और तीसरा प्रश्न आपके लिए है, साइगा मृग को साइट्स के किस परिशिष्ट से हटाया गया। परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3 या परिशिष्ट 4। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।